देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। सत्ता के गलियारे में कुर्सी के दावेदारों का दौरा चल रहा है। एक अनार 100 बीमार के तर्ज पर हर एक कुर्सी तक पहुंचने का दावेदार है और दावेदार दौड़ शुरू कर चुके हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव विजय की अभिलाषा के साथ विजय रथ पर सवार होकर यात्रा पर निकले हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा सत्ताधारी दल को हटाकर अपने लिए जगह बनाने में लगे हैं और गांधी नाम जाप करते हुए उन्हीं की तरह पदयात्रा कर रहे हैं। शुरुआत की खुद के हारे हुए गढ़ अमेठी से, नाम दिया भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा यात्रा। पर सपा के रथ को पदयात्रा से पिछाड़ना और जीत के विश्वास के साथ जनता के साथ होने के दावे के साथ बीजेपी की जन विकास यात्रा से आगे बने रहना क्या संभव होगा? यह तो अभी दर्शक दीर्घा में खड़ी भीड़ जब ईवीएम का बटन दबाकर अपना निर्णय सुनाएगी तब पता चल ही जाएगा। पर दिलचस्प यह है कि सभी यात्रा में भीड़ खूब जुट रही है और एक दूसरे पर सभी आरोप भी मढ़ रहे हैं कि किराए की भीड़ जुटाई जा रही है। चाहे समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा हो, कांग्रेस की पदयात्रा या बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, सभी की यात्रा में कई ऐसे सहयोगी भी हैं जो प्रत्यक्ष भले नजर न आए पर परोक्ष रूप में यात्रा पर निकले सियासी दिग्गजों का साथ दे रहे हैं, यानी कि गठबंधन के सदस्य, और ये कई स्तर पर काफी प्रभावकारी भी बताए जाते हैं। सारे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभावों का आकलन करते हुए हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसकी यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी और किसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और फिर दूसरी तस्वीर में आपको कांग्रेस की शुरू हो चुकी प्रतिज्ञा यात्रा दिखा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा पर निकले हैं और सबसे पहले यात्रा की शुरुआत अखिलेश यादव ने ही की है। इससे पहले भी कई कार्यक्रम सियासी दलों द्वारा होते रहे हैं ताकि जनता के बीच उनकी पहुंच और बेहतर हो, उनकी पकड़ और मजबूत हो, ताकि यात्रा गंतव्य तक पहुंचे, सत्ता की कुर्सी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो। तो किसकी यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी और किसकी यात्रा अधूरी रह जाएगी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता दीपक यादव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा जुड़े हुए हैं और साथ ही बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक यादव जी से शुरू करते हैं, क्योंकि यात्रा में सबसे पहले शुरू करके और सबसे ज्यादा क्षेत्र और सबसे अधिक ठिकानों तक पहुंचने में अखिलेश यादव अभी तक कामयाब रहे हैं। तो क्या लगता है दीपक जी, आपके पार्टी की ये यात्रा जो विजय की कामना के साथ निकली है वो गंतव्य तक पहुंचेगी, और अगर पहुंचेगी तो क्यों आपको ऐसा लगता है, जानना चाहेंगे। दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आप दीपक यादव आप बोल रहे हैं, मेरा नाम दीपक पांडे है। माफी चाहूंगा इसके लिए दीपक पांडे जी अपनी बात रखें, हम सुधार कर ले रहे हैं। बिल्कुल, आपको मैं सबके सवालों का जवाब देता हूं। देखिए, जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की ये रथ यात्रा निकली हुई है, विजय रथ यात्रा जिसका नाम दिया गया है, ये रथ यात्रा उन मुद्दों पर लेकर के निकली गई है जिन मुद्दों को सत्ताधारी बीजेपी भूल चुकी है। पहले आपने देखा होगा दीपक जी कि प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े खूबसूरत नारा देते थे कि देश नहीं बिकने दूंगा। अब वो नारा वो भूल चुके हैं। अब उसके बाद वो पहले कहते थे कि स्विस बैंक में काला धन जमा है, जो कि अब डबल हो चुका है, उसकी भी बात वो नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा वो कहते थे कि हर खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे, अब वो उसकी भी बात नहीं करते हैं। और आपने देखा होगा जब डॉलर के मुकाबले रुपए की साख गिरती तो प्रधानमंत्री कहते थे कि प्रधानमंत्री की इज्जत और साख गिर रही है, अब उसकी भी बात नहीं करते हैं। और वह कहते थे कि देश में जब महंगाई बढ़ती है तो ये प्रधानमंत्री का फेल्योर होता था, प्रधानमंत्री जी उसकी बात नहीं करते हैं। अब प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा पे बात नहीं करते, बढ़ते हुए अत्याचार पे बात नहीं करते, रिश्वतखोरी पे बात नहीं करते, मिलावटखोरी पे बात नहीं करते, अब वो बुलेट ट्रेन और अच्छे दिन की बात नहीं करते। तो इन बातों को हम जनता को रिकॉल कराने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए ये किस लिए आए थे हमारे बीच और कर क्या रहे हैं। अब इनके सामने महिलाओं और बेटियों के ऊपर अत्याचार होता है तो ये अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और आपने देखा होगा जब फर्जी एनकाउंटर और अन्य माध्यमों से
जो गरीब लोग होते हैं उनको प्रताड़ित करते हैं, और जो लोग गुंडे हैं उनको सत्ता के साथ मिलकर के किस तरह से बैठे हुए हैं। आपने टेनी का देखा होगा, आपने कल एक वीडियो में देखा होगा कि एक सांसद जो कि उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफिया के नाम से फेमस हैं, वो उनको एक किसी सदस्य के आयोग का सदस्य बना करके रांची में भेजा जाता है। वो हमारे देश को गर्वान्वित करने वाले खिलाड़ियों को थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, भरे मंच पे मारते हैं। तो ऐसे गुंडों की पार्टियों में गुंडे के लोगों को जनता के बीच में उनके काले चेहरों को दिखाने के लिए हम लोग ये विजय रथ यात्रा लेकर के जा रहे हैं। शुरुआती टिप्पणी आपकी सही है। अब चंद्रमोहन जी के पास चलते हैं। सब लोग आ रहे हैं, लाखों संख्या में लोग आ रहे हैं। दीपक जी हम आपके पास आएंगे, ये चर्चा हमारी थोड़ी लंबी चलेगी, हम सबको समय देंगे। शुरुआती टिप्पणी हम थोड़ी संक्षेप में ले लेते हैं। बस सवाल इतना ही चंद्रमोहन जी से भी, क्यों लगता है कि आपकी यात्रा गंतव्य तक पहुंचेगी? चंद्रमोहन जी देखिए, ये प्रतिज्ञा यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं है या किसी और विपक्ष पार्टी ने जो आज कोई भी चीज करी है वो नहीं है। वो प्रतिज्ञा यात्रा जो भी आंदोलन की रैली के रूप में आ रहा है वो यूपी में अंदर योगी सरकार की विफलताओं का ठीकरा है। और वो ठीकरा वो है जो जनता प्रचंड आवाज के साथ विपक्ष की आवाज बन के आ रही है। क्योंकि दीपक जी, जब आंधियां धूल नहीं उठाती और आंधियां आवाज बन के आती हैं तो सत्ता के गलियारों की सीटें हिल जाती हैं। आज 2014 के बाद जो 22 के इलेक्शन के अंदर यूपी के अंदर जो आंधी आवाज बन के आ रही है और धूल उड़ा रही, वो नरेंद्र मोदी और योगी की सत्ता के गलियारों को हिलाने का संकेत है। क्योंकि यूपी का और सूबे की जनता आज ये मान चुकी है, ठान चुकी है कि जिस सरकार को मैंने चुना था उसकी नीति पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट और निकम्मा, बेरोजगार लेस, किसानों की हत्या से लिप्त उत्सव की कगार पे लाके खड़ा किया गया। और एक ही एजेंडा, घंटा और घड़ियाल, यानी घंटा और घड़ियाल के सहारे सत्ता नहीं चलती। देश की जनता के अंदर जब सुबह उठो तो देश का सबसे पहले कर्मचारी गलियों के अंदर सफाई करता है, उसको तनख्वाह चाहिए, उसको वेतन चाहिए, उसको रोजगार चाहिए। फिर छोटा बुनकर जब अपने घर से चलता है तो वो रोजगार की मांग करता है। उसको जीएसटी नोटबंदी ने जो मार मारी, ये उसकी आवाज है। फिर देश का किसान जब मंदिर और अजान और गिरजाघर और गुरुद्वारे की अजान निकलती है, वो अपने कंधे पर हल लेके खेत जोतने जाता है, ये उसकी आवाज है। ये उस बहन की आवाज है जो घर से पढ़ने के लिए जाती है, कॉलेज में जाना चाहती है और उसको सुरक्षा का माहौल मिलता है, ये उसकी आवाज है। ये उस मैं की आवाज है सुबह बैठकर चूल्हा के ऊपर रोटी बनाती थी और जिसको सपने दिखाए गए थे गैस के, और गैस का सिलेंडर फ्री देने की बात करी थी और गैस का सिलेंडर 1000 कर दिया, ये उसकी आवाज है। और ये उस पत्रकार की भी आवाज है जिसके ऊपर कलम और किताब पर अंकुश लगाया था, आज उसकी भी आवाज है। सत्ता के गलियारों की आवाजें जब उठेंगी, आंधी ना धूल की तरह उठी, तो सिंहासन तो क्या गलियारों में तो सिंहासन तक बदल जाते हैं। बिल्कुल, इस पर और प्रतिक्रिया आगे लेंगे। शुरुआती टिप्पणी आपकी ये रही। अब बीजेपी नेता से पूछ लेते हैं। राहुल आनंद जी, सबसे पीछे यात्रा की शुरुआत कर रही है पार्टी, क्या इस भरोसे के साथ है कि डबल इंजन है तो काफी रफ्तार पकड़ेगी, और क्यों गंतव्य तक पहुंचेगी ये भी समझना चाहेंगे? देखिए, किसी भी चर्चा की शुरुआत करने से पहले मैं 2 लाइन बोलकर अपनी चर्चा का शुरुआत करना चाहूंगा। धारा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, धारा होती विकराल जब जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब से यूपी की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में आई है, तब से लगातार यूपी प्रदेश ने गंतव्य स्थान को प्राप्त किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन्नत प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी एक नारा दिया था। और अभी तक हमारे साथ चर्चा में जितने भी कांग्रेस के और सपा के जो प्रवक्ता सम्मिलित हुए हैं, वो लोग राष्ट्रीय मुद्दा की बात कर रहे हैं, राज्य के मुद्दा को छोड़ चुके हैं। और दूसरी बात यह है कि जब से हमारी सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, हमने केंद्र सरकार के 90% योजनाओं को हमने पहले पायदान पर रखा है और उसको लक्ष्य को हमने हासिल भी किया है। चाहे वो कोरोना मैनेजमेंट को लेकर हो, या उत्तर प्रदेश को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है उसको लेकर हो, या गुंडों की प्रदेश जो उत्तर प्रदेश को कभी कहा दिया जाता था। और सपा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब मंत्री आते थे तो सपा प्रमुख उठ जाया करते थे, उनको हमने जेल में डाला है। और आज जिस प्रकार से बजरंगबली की तरह उनके शक्ति का स्मरण कराकर पुलिस को हमने ये बताया कि हमने आपको हथियार रखने के लिए नहीं, मारने के लिए भी दिया है, तब जाकर उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा में परिवर्तन हुआ। और होने के बाद उत्तर प्रदेश आज
पूरे देश का एक मिसाल बना है। जो दंगा करने वाले पहले होते थे उनको ये इनाम देते थे, हमने उनसे पैसा वसूला, और यही नहीं 7 पुस्तक वसूलने का लक्ष्य रखा। आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश शांति के साथ जी रहा है और कहीं भी किसी प्रकार की कुछ भी ऊंच नीच दंगे नहीं हो रहे हैं। ये है, हमने अयोध्या का में राम मंदिर का भी निर्माण करा दिया, हमने काशी को भी उनकी धरा में लौटा दिया। जो ये कहा करते थे कि गंगा मैया ने बुलाया है और क्या प्रधानमंत्री जी पे कटाक्ष किया करते थे, आज उनके लिए भी सबब है कि गंगा मैया ने वास्तव में उनको, और हमने काशी कॉरिडोर बनाकर वहां में हिंदुत्व को जिंदा कर दिया। और दूसरी बात, जो ये हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया करते थे और कहते थे राम तो है ही नहीं, पहले इनको प्रूफ कीजिए, आज वही लोग हिंदू बनकर वो जनता के बीच में जाकर वोट मांग रहे हैं। ये है वो दौर है जो हमने बदला है। पहले से उत्तर प्रदेश में कितने परिवर्तन हुए हैं अब देखे जा सकते हैं। तो दौर बदलने का दावा है बीजेपी का। राहुल आनंद जी कह रहे हैं बीजेपी ने दौर बदल दिया है और अब दौड़ में सबसे आगे बीजेपी होगी, ये दावा है राहुल जी का। चंद्रमोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? जी बोलिए। देखिए, बड़ी हास्यप्रद विषय रहा। अभी हमारे बीजेपी की नेताओं की आवाज के अंदर वो तर्कश नहीं दिखा, और जिस दो की बात का जवाब देना था विपक्ष की दो नेताओं ने उनके सामने मुद्दे रखे, उनके पास मुद्दे नहीं थे। नहीं, मुद्दे पर हम आएंगे। पहले हमने आपको भी मौका दिया, उन्हें भी मौका दिया अपनी बात रखने का। आप मुद्दे पर आते हैं। जी चंद्रमोहन जी, आप मुद्दा उठाइए, हम उस पर जवाब लेंगे उनसे। अभी बात आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल जी। आपने जो हिंदुत्व की बात बोली है, हिंदू की बात बिल्कुल ठीक करे। आज देश दिशा पर आ गया है। जिस दिशा से आपने भगाया था, भटकाया था देश के नागरिक को, आज वो देश का नागरिक उस दिशा में आ गया है। क्योंकि विचारधारा क्या थी? विचारधारा तो ये थी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, और एक विचारधारा ये थी कि गोली मार दो नथुराम गोडसे की। विचारधारा की लड़ाई हुई है। राम तो घट घट व्यापक थे, गांव तो हर जगह थे, लेकिन आपने जो पनौती बनाने की कोशिश करी थी। चंद्रमोहन जी, एक बार फिर से चंद्रमोहन जी आपने जो कहा, नहीं हिसाब से पूछा जा रहा है। नहीं चंद्रमोहन जी, आप रोजी रोटी, व्यापार और रोजगार और सुरक्षा, इस पे बात करिए, क्योंकि ये विषय आज के विषय वो नहीं है जिससे आप लाना चाहते हो। नहीं, कल तक तो आप ही पूछ रहे थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, ये सवाल उठते थे, और अब आप ही कह रहे हैं। ये आपके व्यक्तिगत विचार माने जाएं कि रामलला घट घट में मौजूद है, प्रभु श्री राम हर कण कण में है, या फिर आपकी पार्टी भी ये मान रही है? देखिए, बिल्कुल विपक्ष की भूमिका के अंदर विपक्ष हर बार सवाल उठाएगा। ये पहले के विपक्ष भी करते थे, आज भी करते हैं। मैं कोई प्रश्न करूंगा, भीम एंकर उस पर प्रश्न करेंगे, ये स्वाभाविक है। अगर विपक्ष ने जब भी कोई प्रश्न उठाया तो वो जनमानस की आवाज से उठाया। आज जनमानस की आवाज ये कहती है कि उसको रोजी रोटी, बेरोजगार, सुरक्षा, ये तो समझ से परे है। नहीं चंद्रमोहन जी, ये नहीं, रोटी कपड़ा मकान की हम बात करेंगे, लेकिन जब आपने प्रभु राम का नाम ले ही लिया है तो इस पर भी एक सवाल है, उसका जवाब दे दें। आप ये व्यक्तिगत राय अपनी रख रहे हैं कि राम घट घट में मौजूद हैं, या फिर पार्टी की राय रख रहे हैं? देखिए, राम को मानने वाले को, राम के अनुयायी को अपनी व्यक्तिगत राय का अधिकार नहीं है, क्योंकि जो हिंदू है उसके पूर्वज और उसका खुद का वंशज होना ये अपने आप के अंदर हिंदू की है, और वो राम का अनुयायी है। इसके लिए कोई परिभाषित करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई तिलक घंटा घड़ियाल लगा के प्रूफ देना है। नहीं, तो आप प्रूफ क्यों दिखा रहे हैं? टीका लगाकर को तो पहले से नहीं, बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ तो भगवा तब से पहन रहे हैं जब से हम उन्हें देख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अब भगवा पहनने लगे हैं, राहुल गांधी अब तिलक लगाने लगे हैं, राहुल गांधी अब जनेऊ दिखाने लगे हैं। तो ये बदलाव तो कहीं ना कहीं आया है, बदलाव भले आया हो। सपा नेता के पास चलते हैं, दीपक जी के पास। दीपक जी, आपने भी कहा कि अभी अपराधियों को खुली छूट मिली है, दबंगों की बहुतायत देखने को मिल रही है और खुलेआम दबंगई देखने को मिल रही है, आपने कहा था दीपक जी। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली सभा में कहा था कि शाम ढलने के बाद लोग कहते थे घर लौट आओ, क्योंकि वहां कट्टे निकल जाते थे, कट्टे लहराने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो ये बदलाव नहीं दिख रहा है क्या दीपक जी? बिल्कुल बदलाव नहीं है। आपने देखा होगा कि गुंडों बदमाशों ने हाथरस में क्या किया, आपने देखा होगा श्रावस्ती में क्या किया, आपने देखा होगा बाराबंकी में क्या किया, आपने देखा होगा आजमगढ़ में क्या किया। अरे कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा कि जहां पे बलरामपुर भी आप ले लीजिए। चलिए, 4 घटनाओं के जिक्र करते हुए आपने कहा कि कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां आपराधिक गतिविधियां नहीं होती होंगी, लेकिन एक चीज
राहुल जी, आप इस पॉइंट को नोट कर लें, अगले बार इस पर आपका जवाब लेंगे। जी दीपक जी, अपनी बात पूरी कर लें। इससे पूछता हूं, मोदी जी के सांसद जहां से हैं वहां संसदीय क्षेत्र में ब्रिजेश सिंह नाम के एक माफिया हैं, उनको बीजेपी के सत्ता के हिसाब से उनको एक सत्ता में पद मिला हुआ है, आप जानते होंगे। उसके बाद गोरखपुर से जहां से योगी जी खुद मुख्यमंत्री हैं, वहां पे सुधीर सिंह है, ब्लॉक प्रमुख बने हुए हैं बीजेपी के छत्र छाया में। आप वहां से गोरखपुर से थोड़ा सा हटिए, आजमगढ़ आइए, कुंटू सिंह का पूरा माफिया फैला हुआ है 3-4 जिलों में। उसके बाद वहां से थोड़ा आगे है जौनपुर, धनंजय सिंह, उनकी पत्नी धनंजय सिंह को उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, लेकिन वो हर सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई पड़ते हैं, और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हुई है बीजेपी के सपोर्ट से। उसके बाद थोड़ा सा और आगे जी, ब्रिजभूषण शरण सिंह गोंडा से, आपने देखा होगा किस तरह कल थप्पड़ मारते हुए। ये अच्छी बात है दीपक जी कि आपने एक लिस्ट तैयार की है, लेकिन क्या आपने वो लिस्ट तैयार की है जब माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, माफियाओं की संपत्ति जब्त की गई है? वो लिस्ट आपके पास है? फैलाए हुए हैं। अरे मैं आपको बता दूं, कौन सा ऐसा जिला नहीं है जिसमें मैं एक अपराधी का नाम न बताऊं और वो अपराधी सत्ता के साथ लिप्त होकर सत्ता भोग नहीं कर रहा हो। राहुल जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं दीपक जी की बातों को सुन रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब उन्होंने शुरुआती दौर में ही अपनी सारी बातों को कहा, तो मुझे थोड़ा 2 मिनट का समय दीपक जी दीजिएगा, मैं सारे के प्रश्नों का उत्तर देगा। बिल्कुल। इन्होंने कहा शुरुआती दौर में जब मैंने राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे की जो बात की थी, इन्होंने कहा कि काला धन और 15 लाख की बातें की थी। तो मुझे और हमारे पूरे देशवासियों को वो 15 लाख रुपए मिल गए जब हमने 370 और 35 से हटा दिया, और जब राफेल हमने अपनी सरहदों पे तैनात कर दिए, और खास करके जिस चाइना से नहीं, राहुल जी हम समझ रहे हैं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों में फर्क, लेकिन सपा नेता दीपक पांडे साफ आरोप लगा रहे हैं, पूरी लिस्ट लेकर वो बैठे हुए हैं कि ये लोग आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। नहीं, दीपक जी मैं आपकी ही बात रख रहा हूं ना। दीपक जी, सवाल स्पष्ट राहुल जी तक जानी चाहिए ना। ये पूरी लिस्ट लेकर बैठे हैं आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों की, और साथ ही ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, सत्ता पोषित हैं, और कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या अपराधियों माफियाओं पर बीजेपी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है? राहुल जी जवाब दें। देखिए, कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को जब घेरा जा रहा था जीरो टॉलरेंस पे लेकर, और सपा के बड़े भाई ने ये नहीं बताया कि किस प्रकार से सरकार की बुलडोजर चली थी और किस प्रकार से एनकाउंटर करके सारों को हटाया गया था, चाहे वो किसी भी दल से आते हो और किसी भी जाति से आते हो। मैं जानबूझ से इस बात को कह रहा हूं क्योंकि अपराध का कोई जात नहीं होता। सुधीर सिंह का क्यों नहीं हुआ? धनंजय सिंह का क्यों नहीं हुआ? फैजाबाद के बबलू सिंह का क्यों नहीं हुआ? सुल्तानपुर के सोनू मोनू सिंह का क्यों नहीं हुआ? प्रतापगढ़ के राजा प्रताप रघुराज प्रताप सिंह का क्यों नहीं हुआ? और भी नाम बता दूं। दीपक जी, राहुल जी, वक्त की बाध्यता है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। हम जल्द लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और जो कह रहे हैं कि क्यों नहीं हुआ, तो जो हुआ है वो भी एक दिन में नहीं हुआ, उसमें समय लग गया है। 4.5 साल में धीरे धीरे होता गया है और वो होता रहेगा, ये लगातार मंच से कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात की सराहना मंच से कर रहे हैं। स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चल रही यात्राओं की। समाजवादी पार्टी ने यात्रा की शुरुआत की सबसे पहले, उसके बाद कांग्रेस की भी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और अब बीजेपी भी यात्रा की शुरुआत कर रही है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे। हमारे साथ सपा नेता दीपक पांडे हैं, कांग्रेस नेता चंद्रमोहन शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद हैं, और चंद्रमोहन जी के पास चलते हैं। ब्रेक से पहले दीपक पांडे और राहुल जी की प्रतिक्रियाएं हम ले चुके हैं। चंद्रमोहन जी, आपका भी दावा है कि आपकी यात्रा जो प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुई है कि महंगाई हटाओ, भाजपा हटाओ, वो गंतव्य तक पहुंचेगी और जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रहेगी। तो क्या सिर्फ एकमात्र महंगाई का मुद्दा ही लेकर आपको लगता है कि आप इस यात्रा में सबसे आगे निकल पाएंगे? भाजपा हटाओ, महंगाई से बचाओ, ये नारा है और एक प्रतिज्ञा है। बेटी हूं, लड़ सकती हूं। मुद्दा क्या है दीपक भाई? देखिए, मुद्दा चंद्रमोहन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, संभवतः चंद्रमोहन जी की आवाज नहीं आ पा रही है। हम राहुल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बोलिए। देखिए, जो लोग हैं, जो पैनलिस्ट जो बैठते हैं हमारे साथ,
वो जो कहते हैं कि महंगाई हटाओ भाजपा भगाओ, तो ये सारी जो बातें हैं इनकी ये मन ग्रंथ से बातें हैं। अगर महंगाई पे ये बात करना चाहेंगे तो मैं आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा राजस्थान पे, मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा महाराष्ट्र पे। यहाँ पे पेट्रोल की कीमत आप देख लीजिए, सारे राज्यों ने टैक्स को घटाया, इन्होंने नहीं घटाया। क्योंकि और यही नहीं, जब जीएसटी काउंसिल में जीएसटी काउंसिल में जो ऑफर दिया गया था, तो जीएसटी काउंसिल के जब मेंबर बने, में जाके केंद्र की तो बात छोड़िए, आपकी तो उत्तर प्रदेश इन्होंने उसका विरोध किया, इन्होंने उसका विरोध किया। यही नहीं, जब पंजाब की बात करते हैं, पंजाब पेट्रोल डीजल बढ़ाते थे, आपने वहां कुछ किया? समस्या इस बात की है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों लोगों की एक ही समस्या है। राहुल जी, आपका ये कहना है कि बीजेपी महंगाई से राहत दे रही है जनता को, और कांग्रेस जहां उनका शासन है जिन राज्यों में, वहां महंगाई से मुक्ति नहीं दे रही है। बहरहाल चंद्रमोहन जी की बात पूरी कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी, सिर्फ हम उतनी ही आवाज सुन पाए थे जब आपने कहा प्रतिज्ञा है महंगाई से लोगों को बचाने की, और बेटी हूं लड़ सकती हूं वाली बात आप कह रहे थे। अपनी बात पूरी कर लें। देखिए, भाजपा भगाओ महंगाई से बचाओ, ये हमारा नारा है, प्रतिज्ञा है हमारी। प्रतिज्ञा उस विषय पे है दीपक भाई, तो 2014 के अंदर थी, जो गैस का सिलेंडर 2414 रुपए का था, जो आज 1000 रुपए का हो गया। पेट्रोल जो 70 रुपए, जब 416 की आप बात कर रहे हैं तो ये आप बताना भूल जाते हैं कि उस समय महीने के 12 महीने साल में जो होते थे 12 सिलेंडर भी नहीं मिलते थे। ये भी जोड़ लिया कीजिए, उसके बाद आगे बताइए। दीपक भाई, मैं बात देता हूँ, पूरी बात का, आपकी पूरा बात का जवाब भी दूंगा। देखिए, और कड़वा तेल जो एक आम आदमी का जरूरत का होता था, आज वो 200 के पार चला गया। ये मुद्दे हैं, उन मुद्दों की लड़ाई है। और 2014 के अंदर क्या प्रचंड आवाज आती थी भाजपा नेताओं की, जो नेता अभिनेत्री के रूप के अंदर सड़कों के ऊपर गैस का सिलेंडर लेके और गले में प्याज टमाटर डाल के खड़े रहते थे। क्या आज उनको एहसास नहीं है यूपी की जनता के साथ क्या हो रहा है? अब मेरे मित्र कुछ बातें कह रहे थे, मैं सुन रहा था कि महाराष्ट्र में या दूसरी जगह पर कांग्रेस की सरकार है, तो सीख लीजिए उनसे। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, हमने जनवरी में 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया। तमिलनाडु में हमारी सरकार थी, हमने 8 रुपए सस्ता किया। राजस्थान में हमारी सरकारें थी, हमने सस्ता किया। छत्तीसगढ़ से आपकी पड़ोसी सरकारें हमारे से डीजल पेट्रोल लेके जाती थी। ये नीति है मेरे नेता राहुल गांधी की, ये नीति है कांग्रेस की। हमारी पार्टी जनमानस गरीब से जुड़ी हुई है। हम वोट लेते हैं तो उनको सहयोग भी देते हैं। आपकी तरह वोट लेके उनको नोटबंदी, जीएसटी और किसान की मार से धक्के नहीं मारते हैं। और आपके नेताओं की तरह कभी थप्पड़ कभी जूते, और तो और आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री के बेटे सरेआम किसानों की आत्महत्या कर देते हैं, गाड़ी चला देते हैं। चलिए, कांग्रेस नेताओं की बात कर रहे हैं और कांग्रेस की विचारधारा की बात कर रहे हैं चंद्रमोहन जी, तो इसमें एक टिप्पणी ये भी जोड़ लें कि कर्नाटक विधानसभा में जब कांग्रेसी नेता ने कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो इसका मजा लो, ये किसकी विचारधारा है? जब दूसरी ओर प्रियंका वाड्रा ये कहती हैं कि बेटी हूं लड़ सकती हूं, वहां हाथ खड़े कर देने के लिए, हथियार डाल देने के लिए मजे ले लेकर ठहाके लगाकर कांग्रेसी नेता कहते हैं, और यहां प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि बेटियां लड़ो। देखिए, मैं साधुवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा विषय भी रख दिया जो जुड़ी था जिससे बात करना। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस नेता ने अगर ये बात बोली तो मेरी नेता प्रियंका गांधी ने उसका पुरजोर विरोध किया, उसका खंडन भी किया, और कार में भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। और रही बात, क्या सदन में बैठा हुआ भाजपा का जो सदन का नेता था उसके ठेके के ऊपर नहीं आप जवाब देंगे? उसके ठेके की मर्यादाहीनता नहीं थी? आप जवाब दे रहे हैं ना, हम राहुल जी से जवाब ले लेंगे, हम क्यों जवाब देंगे? नेता ने उस कांग्रेस के एमएलए को सस्पेंड करा, उसको ठेके लेने की जरूरत थी क्या? देखिए, महिलाओं का अपमान कोई भी पार्टी या कोई भी इंसान करेगा वो निंदनीय होगा, और उसको ऊपर कार्रवाई। चलिए, शिकायतें खूब हो गई। चंद्रमोहन जी, दीपक जी, राहुल जी, एक दूसरे की शिकायतें हमने खूब कर ली, जनता ने सबकी बातें भी सुन ली। चंद्रमोहन जी, किसानों की हत्या करने वाले मंत्री को छुपाती फिरे। चंद्रमोहन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? उसकी निंदा भी करी है जी। शिकायतें खूब हो गई, अब समय कम है, तो अब अपने दावे जनता के समक्ष रखने का भी हम समय आपको दे रहे हैं। चूंकि यात्रा की शुरुआत सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने की है, तो समाजवादी पार्टी एक बढ़त बनाए हुए है इस यात्रा में, और इस दौड़ में सत्ता की कुर्सी तक जो दौड़ खत्म होगी। तो दीपक जी, अब उपलब्धियों की बात कर लेते हैं। जनता के बीच सिर्फ शिकायतें लेकर जाएंगे या अपनी उपलब्धियां भी, और साथ ही ये दावा कि हम क्या कर सकते हैं जनता के लिए अगर उन्हें मौका मिलता है तो उस पर बात कर लेते हैं। अब शिकायतें थोड़ी कम करते हैं, आपको अपना पक्ष रखने का सुदर्शन न्यूज समय दे रहा है, सही से इस समय का सदुपयोग करें।
बिल्कुल दीपक जी, आपने कहा कि आप क्या उपलब्धियां लेकर जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि हम लोग अपनी सारी उपलब्धियां लेके जाएंगे। हमने अपना जो 1090 दिया था, हमने जो महिलाओं के लिए एम्बुलेंस चलवाई थी, हमने जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था में हाईटेक व्यवस्था दी थी, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया था, हमने जो स्टेडियम दी थी, हमने जो लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करवाई थी। आपको बता दें, मैं जहां से आता हूं वहां पे पीजीआई लेवल का हॉस्पिटल बना हुआ है। तो हर जिले में आपने देखा होगा, हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज बनाई है। हम लोगों ने जो उद्घाटन जो किया था, आपने देखा होगा लखनऊ रेल मेट्रो का, उसका उद्घाटन जो दोबारा कर रहे हैं। उसके बाद जितने भी हमारे सड़क परियोजनाएं, उसके बाद हमारे परियोजनाएं थी, उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी मिल के कर रहे हैं। तो हम लोग वो चीजें हमेशा समय समय पे उठाते रहते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा, जनता उसकी प्रतिक्रिया भी अच्छा दे रही है। लाखों लाखों की भीड़ आ रही है, क्या दिन क्या रात कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि रैली रैली रैली, हमेशा वही भीड़ वही चीज। तो जनता हम लोगों की बातों को सुन रही है और उसको अमल कर रही है। और 2022 में आपने देखेंगे कि इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक होगा। और योगी जी से जो दुखी जनता है, वो इनको यहाँ से अब की बार बदलने का काम करेंगे। चलिए, तो इस पर भी हम आगे आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। चंद्रमोहन जी, आपको भी समय दे रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। किन उपलब्धियों और किन दावों के साथ जनता के बीच इस पदयात्रा पर निकले हैं पार्टी नेता? दीपक जी, मेरे से सवाल है? जी जी, चंद्रमोहन जी। देखिए, वक्त से छीन लाएं थोड़ी क्या जो हम अपना ना बना सके। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर जनमानस की कगार के ऊपर हमारी संख्या कम जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व के अंदर आज जनमानस के अंदर जो हमने अपनी पहचान बनाई है, वो वक्त के अंदर एक नई तस्वीर दिखाएगी। और उस तस्वीर का दौर यह है, जो मैंने पिछले वक्तव्य में कहा था, जो आंधियां धूल बन के आती हैं वो आंधियां धूल में रहती है, जो आंधियां आवाज बन के आती हैं वो योगी और मोदी के सत्ता के गलियारे हिला देती हैं। जी चंद्रमोहन जी, लेकिन जनता को ये काव्यात्मक पदों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें ठोस दावों की भी आवश्यकता होगी। मुद्दे अपने आप ज्वलंत हैं दीपक जी, मुद्दे आज लोगों के घरों के अंदर हैं, मुद्दे उनकी जबान पे हैं। सिर्फ उसके ऊपर उनके साथ खड़े होना चाहिए। प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ा है, जनमानस के साथ खड़ा है, यही परिवर्तन की लहर होगी। चलिए राहुल जी, काफी चीजें होंगी गिनाने के लिए आपके पास, लेकिन आपके लिए इस सेगमेंट में हमारा सवाल यह है कि जितने भी काम हो रहे हैं, जितना भी फीता काटा जा रहा है, दावे समाजवादी पार्टी की ओर से हो जा रहे हैं उस पर, और कहा यह जा रहा है कि काम शुरू हमने किया और श्रेय बीजेपी नेता ले रहे हैं। इनके साथ ही इस सवाल के जवाब के साथ चाहेंगे कि आप अपने उन दावों को लेकर जो जनता के बीच यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं पार्टी के दिग्गज नेता, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे अहम बात यह है और बड़ा ही स्पष्ट है कि कुर्सीनगर एयरपोर्ट का भूमि का अधिग्रहण 17 साल पहले किया जाता है और जो विकास की रफ्तार इनकी होती है कि 17 साल बाद भी उसको परिपूर्ण नहीं किया जा सकता है। उसको भारतीय जनता पार्टी उसको करती है और उसको उसका उद्घाटन करती है। ये इनकी रफ्तार थी। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की जो दशा और दिशा बदली है सिर्फ 4.5 साल के अंदर, और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकंड रैंक पे आ गया, देश की बड़ी अर्थव्यवस्था प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, 4 लाख से बेरोजगारी चरम सीमा के ऊपर है, 65,000 से ज्यादा अध्यापकों के पद खाली हैं। जिस शिक्षा को उत्तर प्रदेश लड़कियों को और उसके विद्यार्थियों को मिलना चाहिए उसके पद खाली हैं। जिस गांव की आप बात करते थे उस गांव को आप बिना बताए धरती में दफना देते हैं। अपने राष्ट्रीय प्राणी घोषित नहीं करवाया है। भागवता की आप बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की मिसाल देते हैं। 5 नाम पूछ रहा हूँ, सारी आपके विकास की धज्जियां बनने लगेंगी। राहुल जी, आपने बस 2 पंक्तियां बोली और उस पर इस तरह की बौछार हो गई। उन पंक्तियों को काट रहे हैं कांग्रेस नेता चंद्रमोहन जी और सपा नेता दीपक जी, और लगातार आरोपों की बौछार हो रही है। आप चाहेंगे कि हम चाहेंगे आप अपना पक्ष रखें, स्पष्ट करें इस पर। मैं स्पष्ट बताता हूं, जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास कार्य, मेरा एक छोटा सा सवाल है, 5 हॉस्पिटल के नाम बतवा दीजिए जो कोरोना काल में खोले गए हों।
गोरखपुर के अंदर जो फर्टिलाइजर कंपनियां बंद थी उनको चालू किया गया है। ये बता दीजिए राहुल भाई, के लिए हजारों की लाइन लग रही है, सुबह 4 बजे लाइन लगाते हैं, 12 बजे जाकर के एक बोरी मिलती है, फर्टिलाइजर रखने जा रहे हो, पिछले 5 सालों में कुछ नहीं कर पाए। आपसे बस इतना सा सवाल पूछ रहा हूं कि आप ये बता दीजिए कि कोरोना काल के पिछले 2 साल के कोरोना काल में 5 हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए जिसे योगी जी या मोदी जी ने भी बनवाया हो उत्तर प्रदेश में। जी, उन्हें बोलने तो दे दीपक जी, तब तो वो कुछ बताएंगे। राहुल जी देखिए, मैं पुनः अपनी बातों को रिपीट करता हूं कि पिछले 4.5 साल के अंदर हमने जो कार्य किया है, जो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, उनके समकक्ष हमने रखा है। हमें बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश की हॉस्पिटल का नाम सुने बिना आपकी बात नहीं होने दूंगा। आप फालतू की बात गोल मोल मोदी जी की तरह, योगी जी की तरह घुमाएंगे और मुद्दे पे नहीं आएंगे। आप 5 हॉस्पिटल का नाम बताइए जो कोरोना काल में दीपक जी बोलने तो दीजिए उन्हें गया हो। जी, उन्हें बोलने दीजिए। आपका सवाल मैं उनसे फिर से पूछ लूंगा। राहुल जी बोलिए। देखिए, क्या है कि एक शिष्टाचार के तहत अगर जब बात की जाती है तो ये चर्चा जनता भी समझती है और सुनती है। अगर बीच में शिष्टाचार मेरे अंदर भरा हुआ है, लेकिन शिष्टाचार आप भी दिखाइए कि प्रश्न का जवाब दीजिए। कर रहे हैं जो योगी जी ने कहा था और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इसलिए इनको कहिए चुप रहे। हम करने वाले हैं, हमने किया है, तभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये निखार आया है। आप हमसे प्रश्न पूछिए, हम तैयार हैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन आपको भी तैयार होना होगा हमारे प्रश्न का उत्तर को सुनने के लिए। योगी जी ने बनाया हो, मैं कह रहा हूं कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो आप पता कर लीजिएगा 2021 का नाम बताइए। बेरोजगारी तो सब जानते हैं, बेरोजगारी में आप रोजगार मांग रहे हैं तो लाठी डंडे दे रहे हैं, वो बात मत जाइए, बहुत लंबी बात हो जाएगी। उत्तर प्रदेश को सराहा है, और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के तहत कांग्रेस नेता मनमोहन शर्मा जी, आप पूछिए। दीपक जी आपको पूरा समय दिया गया, आपको बीच में टोका भी नहीं गया। एक बार थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, आपके पास हम फिर आएंगे। जी राहुल जी, उपलब्धियां स्पष्ट तौर पर गिनानी ही होंगी, सिर्फ ये कहकर काम नहीं चलेगा कि सरकार काम कर रही है। क्या कर रही है ये भी तो जनता को बताना होगा, और दीपक पांडे जी यही सवाल कर रहे हैं। देखिए, जो उपलब्धियां हैं, अगर आप मुझे 2 मिनट का मौका दीजिएगा। बिल्कुल, आपको 2 मिनट का समय दिया गया, बोलिए। 4 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई, पहली उपलब्धि। ईज ऑफ डूइंग में हम उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। बेरोजगारी दर जो 2017 में 17.5% थी, कोरोना के बाद भी 4.1% हुई है। 4 नए एक्सप्रेसवे, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 10 शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2.41 करोड़ किसानों के खातों में 27,286 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। दीपक जी 30 सेकंड और दीजिए राहुल जी को, 30 सेकंड और, हम आपके पास आ रहे हैं। जी राहुल जी आगे बढ़िए। 61 करोड़ शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ से अधिक लोगों को लाभान्वित। गन्ना, खास करके गन्ना जो विषय था, गन्ना को रिकॉर्ड तोड़ 1.27 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया गया है। एमएसपी के अंतर्गत 378 मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद की गई है। 66,000 करोड़ का भुगतान किया गया है। कोरोना के प्रबंधन में WHO द्वारा 30 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण, 2 एम्स का संचालन, 1.38 करोड़ घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं जो लिस्ट है, जो हम जनता के बीच में रखेंगे। आपको क्लिक से वो सारे लिस्ट पारदर्शिता के साथ सबके पास उपलब्ध हो जाता है। तो मैं बस यही कहूंगा कि हम करने वाले हैं, और हम नामदार नहीं, हम कामदार हैं, और हम कामों पे भरोसा रखते हैं, और हमने जो किया है उसी के आधार बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी वादे। राहुल जी हम समझ रहे हैं आपके पास पूरी किताब होगी ऐसे आंकड़ों की। चंद्रमोहन जी कुछ कह रहे हैं और फिर दीपक जी के पास चलेंगे। जी चंद्रमोहन जी। देखिए, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। अब बात क्या है, केंद्रीय विद्यालय ITI के अंदर 10,000 पद खाली हैं, 4,126 पद SC/ST के अंदर खाली हैं, 68,000 अध्यापक जिनको रोजगार नहीं मिल गया, 96,000 SSC खाली। और मेरे मित्र कह रहे हैं हमने काम करा है। अरे जब शिक्षक खाली होंगे तो मेरे देश का भविष्य कैसे बनेगा? और मेरे देश का भविष्य बनाने के लिए बेटी पढ़ाओ का नारा तो आपने दे दिया, और स्कूलों के अंदर ना डेस्क है ना दीवारें हैं, उसका काम कैसे होगा? आपने शौचालय की बात करी थी, जहां शौचालय है वहां छत नहीं है, दीवार नहीं है। 4.5 साल गुजर गए हैं, इन मुद्दों की लड़ाई थी, इन मुद्दों पे आपको बात करनी थी, लेकिन आपको क्या याद आ रहा है? फिर काशी और मथुरा। ये मुद्दे हैं, हमेशा रहेंगे, इन मुद्दों की बात होगी, हमेशा उठेगी, लेकिन रोजी रोटी होगी तो उसकी बात उठेगी, व्यापार होगा तो उसकी बात होगी, बेरोजगार खत्म होगा
तो उसकी बात नहीं होगी। लेकिन महंगाई डैन खाए जात नहीं है, महंगाई डैन बुआ बन के हर गरीब आदमी को भाजपा की खाए जाता है। ये है। अब क्या है कि अनुपयोगी और उपयोगी क्या है? उपयोगी कौन? देश की जनता और यूपी की जनता। अनुपयोगी कौन? भाजपा और भाजपा की सहयोगी पार्टियां। ये देश उत्तर प्रदेश की जनता चलिए, आपको बताने वाली आपने है। काट तलाश ली है। दीपक जी, आप मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की बात कर रहे थे। राहुल जी ने कहा कि 30 मेडिकल कॉलेज कार्य रूप जल्द ले लेंगे और 2 एम्स की भी उन्होंने बात की है उत्तर प्रदेश में। आप इसके साथ और कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको दीपक जी ये कहूंगा कि ये जुमलों की किताब और विज्ञापनों की किताब कहीं और पढ़ें जिन्हें पता ना हो। ठीक, ये विज्ञापन जो फैले आप बंगलौर में और दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन पे देख रहे हैं, वो ये पढ़ के सुना रहे हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जमीन से उठ के आया हूँ, जमीन की बात कर रहा हूँ। इनसे पूछ रहा हूँ कि 5 हॉस्पिटल का नाम बताएं जो कोरोना काल में बनाए गए हैं। ये बताएंगे कि एम्स 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो एम्स की घोषणा की थी। अरे भाई साहब, उसकी तो घोषणा की थी, लेकिन जब कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, दवाओं के लिए तड़प रहे थे, शमशान घाट से लेकर के अस्पतालों के गेटों तक लाइन लगी हुई थी, तब भी आपको अस्पताल बनाने की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? अगर पड़ी तो 5 हॉस्पिटल का नाम बताइए जिसे आपने बनवाया हो इस कोरोना काल में। 5 हॉस्पिटल का नाम पूछ रहा हूं। आप विज्ञापनों की किताब पढ़ रहे हो, जुमलों की किताब पढ़ रहे हो। बताइए 5 हॉस्पिटल का नाम जो कोरोना काल में बनाए। आप जिसकी बात करेंगे मैं बता दूंगा कब बनाया गया है और कब उसकी घोषणा हुई है। बताइए। चलिए, इतना तो तय है कि आप यही बताएंगे और पूरे दावे के साथ बताएंगे कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब बने हैं, तब उनका काम शुरू हुआ है। बहरहाल, और एक बार फिर चंद्रमोहन जी के पास चलते हैं। चंद्रमोहन जी, आपने जो कहा, दीजिए, देखिए क्या उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी बेसब्री से जानना चाहती है, क्योंकि जो कोरोना का तीसरा वेरिएंट है ये भी तेजी से बढ़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को जानना है कि योगी जी ने 5 साल में जो नए हॉस्पिटल बनवाए हैं उनमें हमें जाना पड़े तो हम कैसे जाएंगे? हम भी जानने के लिए निकले हैं दीपक जी, हम भी यही जानने के लिए निकले हैं। सुदर्शन सर्वे कर रहा है और ऑनलाइन हमारे सर्वे से हमारे दर्शक जुड़ सकते हैं। धरातल पर क्या स्थिति है इसकी जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भी ये दे सकते हैं। हमारी टीम भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और इससे जुड़ी रिपोर्ट हम शाम 6 बजे दिखाते हैं सत्ता के महासंग्राम कार्यक्रम में, तो उससे जरूर हमारे दर्शक जुड़े और ऑनलाइन वोट भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम नेताओं का, दीपक पांडे जी, चंद्रमोहन शर्मा जी और राहुल आनंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण बात जो इस चर्चा में तीनों नेताओं ने कही है वो खत्म करते हुए मैं जरूर लेना चाहूंगा। दीपक पांडे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे थे और जैसा कि अखिलेश यादव कहते आए हैं कि इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे वो अपनी उपलब्धि के तौर पर बता सके। जो काम पहले से होता आया है उसी का फीता काटकर अपनी उपलब्धि गिनाई जा रही है। बीजेपी के पास उपलब्धियों की लंबी फहरिस्त है गिनाने के लिए और कांग्रेस नेता ने जो कहा है उसे दोहराया जाना जरूरी है, और वो ये कि पहले जिस विषय को, जिस नाम को सांप्रदायिक कह दिया जाता था, अब उस विषय को, उन नामों को चुनावी मुद्दा मान रही है पार्टी। और ये उत्तर प्रदेश के सियासत में बड़ा बदलाव है। उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है उसमें बड़ा बदलाव है और वो ये है कि अब काशी, अयोध्या और मथुरा भी चुनावी मुद्दा है, ये मान रहे हैं। जो अब तक सांप्रदायिक के श्रेणी में डाल दिया जाता था, भावनाओं को भड़काने वाला बताया जाता था, उसे अब मुख्य धारा का चुनावी मुद्दा मान रहे हैं विपक्षी दलों के नेता भी। ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा बदलाव है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।